Hello and welcome to UPSC Prep World. This is lecture number 17th in the Environment and Ecology series of UPSC CSE preparation. In the last lecture we studied about air pollution, major air pollutants, indoor air pollution, fly ash, etc. and solved the PYQs related to these topics. In this lecture we will start with the introduction of water pollution, sources of water pollution, parameters for measuring water pollution, eutrophication, red tides, impact of eutrophication, dead zones, and we will also solve various PYQs related to these topics. तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हमको समझना होगा कि वाटर पॉल्यूशन क्या होता है। देखिए, जब हमने पॉल्यूशन पढ़ा था तो पॉल्यूशन में भी हमने समझा था कि पॉल्यूशन क्या होता है। जब कोई भी मटेरियल किसी इन्वायरमेंट में ऐड होता है और उसको हार्मफुल या नॉट फिट फॉर यूज़ बना देता है तो उसको पॉल्यूशन कहते हैं। उसी लॉजिक से वाटर पॉल्यूशन भी वही होता है जब कोई अनडिज़ायरेबल सब्सटेंस, हो सकता है ऑर्गेनिक हो, इनऑर्गेनिक हो, बायोलॉजिकल हो, रेडियोलॉजिकल हो या हीट, जो कि वाटर का क्वालिटी को डिग्रेड कर देता है और उसको अनफिट फॉर यूज़ कर देता है। तो हीट भी ऐड होने से वाटर की क्वालिटी डिग्रेड हो जाती है और वो अनफिट फॉर यूज़ या हार्मफुल फॉर अदर ऑर्गेनिजम्स हो जाती है। उसको भी हम वाटर पॉल्यूटेंट मानते हैं और इस टोटल फिनोमिना को वाटर पॉल्यूशन कहते हैं। तो वाटर पॉल्यूशन कोई भी अनडिज़ायरेबल सब्सटेंस जो कि वाटर की क्वालिटी को घटा रहा है, उसको यूज़ के लिए अनफिट बना रहा है। और वाटर पॉल्यूशन के नेचुरल सोर्सेज भी होते हैं और एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज़ तो होते ही हैं। तो नेचुरल कॉजेज़ वो होते हैं जैसे सॉइल इरोजन हो रहा हो या लीचिंग ऑफ मिनरल्स हो रहा हो या ऑर्गेनिक मैटर अगर डीके करके पानी में मिल रहा है तो बहुत सारे हार्मफुल केमिकल्स भी उसमें मिल रहे होंगे। लीचिंग ऑफ मिनरल्स में बहुत सारे हैवी मेटल्स, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिल रहे होंगे और सॉइल इरोजन से भी बहुत सारे केमिकल्स जो पहले से सॉइल में रहते हैं वो उसमें मिल रहे होंगे। तो वो मिलके वाटर को जाके पॉल्यूट कर रहे होंगे और ये नेचुरल सोर्सेस हैं। जैसा हमने पॉल्यूशन में देखा था, इसके भी दो सोर्सेस होते हैं, पॉइंट सोर्स, नॉन पॉइंट सोर्स। तो पॉइंट सोर्स जो वाटर पॉल्यूशन के होते हैं वो मेनली वो सोर्सेस हैं जो कि एक स्पेसिफिक लोकेशन से आ रहा हो पॉल्यूटेंट, और जैसे कि कोई ड्रेन या पाइप होगा जो कि किसी फैक्ट्री से निकल रहा होगा, अनट्रीटेड वाटर जो वाटर में जाके मिल रहा होगा, उस टाइप के सोर्सेस को पॉइंट सोर्स कहते हैं और उसको आइडेंटिफाई करना भी ज़्यादा आसान है। नॉन पॉइंट सोर्सेस होते हैं जो कि बहुत ही डिफ्यूज्ड सोर्सेस हैं, बहुत अलग अलग वेरिड सोर्सेस होते हैं। जैसे कि एग्रीकल्चरल फील्ड्स हैं, वो बहुत सारे एग्रीकल्चरल फील्ड्स से एग्रीकल्चरल रन ऑफ जिसको हम बोलते हैं, वहाँ पे पेस्टिसाइड्स मिले होंगे, फंगीसाइड्स मिले होंगे, यूरिया मिला होगा, तो बहुत सारे केमिकल्स मिले होंगे जो पानी में जा रहे हैं। ग्रेजिंग लैंड्स होते हैं, कंस्ट्रक्शन साइट्स होंगे, वहाँ से भी बहुत सारे डिब्री होंगे जो जाके पानी में मिल रहे होंगे। एबंडेंट माइंस होंगे एंड पिट्स होंगे। मूविंग व्हीकल्स, जैसे ऑयल कहीं से लीक हो रहा है वो जाके रन ऑफ के साथ पानी में मिल जा रहा है, या मूविंग व्हीकल से अगर लुब्रिकेंट्स का रिसाव हो रहा है या लीक कर रहा है तो वो भी पानी में जाके मिल सकता है और वो पोल्यूशन का कारण बनेगा। तो यहाँ पे हमने पहले भी देखा था पॉइंट सोर्सेस और नॉन पॉइंट सोर्सेस, और पॉइंट सोर्सेस को आइडेंटिफाई करना ज़्यादा आसान है और नॉन पॉइंट सोर्सेस को आइडेंटिफाई करना उतना आसान नहीं है। अब हम देखते हैं कि क्या पैरामीटर्स हैं जो वाटर की क्वालिटी को डिफाइन करते हैं। तो देखिए, तीन पैरामीटर होते हैं। एक होता है डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, एक होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड और एक केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो जनरली वाटर पॉल्यूशन जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है वो मेज़र किया जाता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड से। तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होता क्या है? तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड अमाउंट ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन जो कि बैक्टीरिया यूज़ करेगा किसी भी ऑर्गेनिक वेस्ट को डिकम्पोज करने के लिए। तो पानी में अगर ऑर्गेनिक वेस्ट है उसको डिकम्पोज करने में जितना ऑक्सीजन लगेगा किसी बैक्टीरिया द्वारा या माइक्रोब्स द्वारा, उसको बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं। इसका मतलब समझिए, जब ऑर्गेनिक वेस्ट ज़्यादा होगा तो बैक्टीरिया को ज़्यादा ऑक्सीजन लगेगा उसको डिकम्पोज करने के लिए, और बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ज़्यादा होगा। तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड अगर ज़्यादा है इसका मतलब वाटर ज़्यादा पॉल्यूटेड है, और जनरली इसको मिलीग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन पर लीटर ऑफ वाटर डिनोट करते हैं। जो हमारा पानी होता है उसमें ऑक्सीजन डिजॉल्व होता है, उसको हम कहते हैं डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। और जो रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन है किसी ऑर्गेनिक वेस्ट को डिकम्पोज करने के लिए बाई
माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो हम समझ सकते हैं कि जब हायर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होगा तो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन का कंटेंट उसमें कम होता जाएगा, क्योंकि जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है उसी में से यूज़ करके वो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड को कंप्लीट करेगा। तो इसीलिए जब भी हायर वैल्यू होता है BOD का तो जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है उसका क्वांटिटी कम हो जाता है। ये बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जनरली हम यूज़ करते हैं ऑर्गेनिक वेस्ट के लिए। तो सिंस बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इज़ लिमिटेड टू बायोडिग्रेडेबल मटेरियल ओनली, ये उतना रिलायबल मेथड नहीं होता है। तो इसके लिए फिर हम एक केमिकल ऑक्सीजन डिमांड को भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि एक स्लाइटली बेटर मेथड है यूज़ करने का। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये उतना रेडली अवेलेबल मेथड नहीं है और ये जनरली लैब में ही मेज़र कर पाते हैं। तो इसलिए ये है तो स्लाइटली बेटर मेथड, लेकिन ये उतना प्रिवेलेंट मेथड नहीं है। लेकिन हाँ, इसमें जो बायोडिग्रेडेबल है उसको तो हम मेज़र कर ही सकते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक मैटर कोई अगर नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर भी है तो उसको भी हम इसमें देख सकते हैं। तो ये टोटल ऑर्गेनिक मैटर जो होता है उसके बारे में बताता है। तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन लेवल जो हम देख रहे हैं मिलीग्राम पर लीटर में, अगर 1 से 2 है तो वाटर का क्वालिटी बहुत अच्छा होता है, 3 से 5 है तो मॉडरेटली क्लीन मानते हैं, 6 to 9 है तो पुअर है, समवॉट पॉल्यूटेड होता है, और जो 100 से अगर ऊपर है तो वेरी पॉल्यूटेड, वो बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड होता है और ये आपका हेल्थ के लिए बहुत ही हैज़ार्डस होता है। तो ये हम समझ गए कि डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होता है और केमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होता है। नेक्स्ट हम इसको अगर एक एग्जांपल से समझें तो देखिए, एक रिवर मान लीजिए और उसमें ये इस पॉइंट तक कुछ भी नहीं है, यहाँ पर क्लीन वाटर है। तो क्लीन जोन है, यहाँ पर सारे फिशेस और आपको अलग अलग टाइप के जो इन्वायरमेंट में फिशेस होती हैं वो सब अवेलेबल हैं। और यहाँ पर देखिए डिज़ोल्व ऑक्सीजन जो है हाई है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कम है, क्योंकि बायोलॉजिकल वेस्ट यहाँ पे नहीं है। लेकिन यहाँ पे मान लीजिए डर्टी वाटर यहाँ पे मिलना चालू हो गया है, जहाँ पे बहुत सारे बायोलॉजिकल वेस्ट पानी में मिलना चालू हो गया। अब उससे क्या होगा कि जब वेस्ट है तो वहाँ माइक्रोब्स को बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए उसको डिकम्पोज करने के लिए, तो ये डिकम्पोजिशन जोन में आता है। और इससे क्या होगा, ये जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है वो अचानक से यहाँ पे बढ़ जाता है। तो ये बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जब बढ़ता है तो डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन जो है वो डाउन हो जाएगा। तो डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन कम होने से क्या होगा, जो बहुत सारे फिशेस हैं वो वहाँ पे नहीं रह पाएंगी, और वहाँ पे ऐसी फिशेस ही रह पाती हैं जो बहुत ख़राब क्वालिटी के पानी में भी रह सकती हैं, जैसे ट्रैश फिश, ब्लैक फ्लाई एंड मिज लार्वे। तो डिकम्पोजिशन जोन में ये ऑक्सीजन का लेवल डाउन होता जाएगा। उसके बाद क्या होगा, ऑक्सीजन का लेवल काफ़ी लो होता चला जाएगा और वहाँ बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड भी जो है धीरे धीरे अब घटना चालू होगा। लेकिन यहाँ पे डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन जो है बहुत कम क्वांटिटी में हो गया है, जिसके कारण क्या है कि फिशेस एकदम एब्सेंट रहेंगी, वहाँ पर फिशेस रह नहीं पाएंगी, ऑक्सीजन इतना कम हो चुका है। तो वहाँ पर फिशेस जनरली एब्सेंट रहेंगी, स्लज वर्म्स, मिज वर्म्स और मॉस्किटो लार्वे वहाँ पे सर्वाइव कर पाएंगे, और इस जोन को हम सेप्टिक जोन कहते हैं। फिर इसके आगे अगर हम बढ़ेंगे तो यहाँ पर वाटर जो है अपना रिकवरी करना चालू कर देगा और बायोलॉजिकल ऑक्सीजन जो डिमांड है वो घटते घटते काफ़ी कम होना चालू हो जाएगा और डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन बढ़ना चालू हो जाएगा। तो इस जोन में डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन बढ़ रहा है और बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ये घट रहा है। तो रिकवरी जोन में भी हमको ट्रैश फिश, ब्लैक फ्लाई, मिज लार्वे ये मिलना चालू हो जाएंगे। और फिर आगे जब हम और डाउन स्ट्रीम जाते जाएंगे तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है वो पूरा घट जाएगा, एकदम स्टार्टिंग में जैसे क्लीन वाटर में था, क्लीन जोन जो था वैसा हो जाएगा, और उसी हिसाब से डिज़ोल्व ऑक्सीजन भी बढ़ जाएगा और जो क्लीन जोन है वो फिर हो जाएगा, जहाँ पे कि पहले जितनी फिशेस थी वो सारी सर्वाइव होने लगेंगी। तो हम ये रिलेशन समझ सकते हैं कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड और डिज़ोल्व ऑक्सीजन का क्या रिलेशन होता है और कैसे फिशेस की जो पॉपुलेशन है या जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है वो कैसे सर्वाइव करता है अलग अलग लेवल्स ऑफ ऑक्सीजन पे, वो हम यहाँ देख सकते हैं। अगर हम पॉल्यूशन लेवल ऑफ वाटर देखें और इंडिकेटर स्पीसीज देखें
तो हम समझेंगे कि जब वाटर बहुत ही एक्सट्रीमली पॉल्यूटेड होता है तो वहाँ पर कोई भी लाइफ नहीं होगा। हाईली पॉल्यूटेड है तो वहाँ पर यूबीफोएक्स वॉर्म सिर्फ वही सर्वाइव कर पाएगा। मीडियम पोल्यूशन में आपको हॉग हाउस मिलेगा, स्लाइट पोल्यूशन में फ्रेश वाटर श्रिम्प मिलेगा, लो पोल्यूशन में आपको जो पॉन्ड में जो स्टैटिक वाटर में होता है वहाँ पर आपको ड्रैगन फ्लाई निम्फ मिलेगी। फिर लो पोल्यूशन जो कि हम स्ट्रीम्स में देखते हैं वहाँ पर मे फ्लाई निम्फ मिलती है। तो ये इंडिकेटर स्पीसीज़ है। आप इस इंडिकेटर स्पीसीज से भी आप पता लगा सकते हैं कि वाटर कितना पोल्यूटेड है या कितना पोल्यूटेड नहीं है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखेंगे यूट्रोफिकेशन का। तो यूट्रोफिकेशन एक फिनोमिना है जो कि कैरेक्टराइज होता है एक्सेसिव प्लांट और एल्गल ग्रोथ से। किसी भी वाटर बॉडी में अगर बहुत ज़्यादा एल्गल ग्रोथ हो रहा है और ऊपर से अगर आप बॉडी को देखेंगे तो वो ग्रीनिश एक स्लाइमी टाइप का एल्गे का ग्रोथ हो गया है, तो उसको हम यूट्रिफिकेशन कहते हैं। और ये क्यों होता है? अवेलेबिलिटी ऑफ वन और मोर लिमिटिंग ग्रोथ फैक्टर्स जो होते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, अगर वो एक्सेस में हो जाते हैं तो एक या एक से ज़्यादा ये जो फैक्टर्स हैं वो एक्सेस में हो जाने से यूट्रोफिकेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जो कि सनलाइट है, कार्बन डाइऑक्साइड है और न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर्स हैं। तो ये सब अगर एबंडेंट में हो जाते हैं किसी भी एक्वेटिक इकोसिस्टम में तो वहाँ पर यूट्रोफिकेशन होने लगता है। अब यूट्रोफिकेशन जनरली एक नेचुरल फिनोमिना है, ये नेचुरली होता है और ये सेंचुरीज लग जाते हैं यूट्रोफिकेशन। किसी भी लेक या पॉन्ड जब एजिंग हो जाता है उनका और जब सेडिमेंट्स से वो भर जाते हैं तो ये जनरली ओवर सेंचुरीज यूट्रोफिकेशन का फिनोमिना होता है। लेकिन जो एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज़ हैं, जैसे कि हम एग्रीकल्चर करते हैं, उसमें यूरिया डालते हैं, तो ये सब जब रन ऑफ होके किसी वाटर बॉडी में जाता है तो ये यूट्रोफिकेशन का प्रोसेस जो है बहुत ही ज़्यादा एक्सेलरेट हो जाता है और उसको फिर हम कल्चरल यूट्रोफिकेशन का नाम देते हैं, क्योंकि ये फिर न्यूट्रिएंट्स हैं जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये इकोसिस्टम में ह्यूमंस के कारण गया है और फिर वहाँ पर यूट्रोफिकेशन बहुत ही रैपिड हो जाता है, एक्सेलरेटेड हो जाता है, जिसके कारण फिर वो सेंचुरीज नहीं, फिर वो बहुत ही कम टाइम में यूट्रोफिकेशन हो जाता है। तो देखिए यूट्रोफिकेशन का जो प्रोसेस होता है वो फर्स्ट स्टेप होता है न्यूट्रिएंट लोड अप। एक्सेसिव न्यूट्रिएंट जो एग्रीकल्चरल रन ऑफ से जैसे कि फर्टिलाइजर से आते हैं वो जनरली फ्लश डाउन हो जाते हैं रेन वाटर से किसी भी वाटर बॉडी में। उसके बाद सेकंड होता है प्लांट फ्लरिश। इसमें जो भी पॉल्यूटेंट्स हैं वो एक्वेटिक, जो कि हमारे फर्टिलाइजर से जो न्यूट्रिएंट्स आए थे वो हैं, एक्सेलरेटेड एक्वेटिक प्लांट ग्रोथ कर देते हैं, जैसे कि एल्गे, डकवीड और अदर प्लांट्स का बहुत ही एक्सेलरेटेड ग्रोथ हो जाता है। थर्ड है एल्गी ब्लूम्स, ऑक्सीजन इज डिप्लीटेड। तो थर्ड में क्या होता है, एल्गल ब्लूम जब होता है तो वहाँ पर जो एल्गल ब्लूम होने के कारण सरफेस पे पूरा ग्रीन एक कवर चढ़ जाता है, जो कि सनलाइट को फिर आने में सनलाइट को फिर ब्लॉक करने लगता है और वाटर में सनलाइट का प्रेजेंस ना होने के कारण, सनलाइट नहीं जाता तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाती है और फोटोसिंथेसिस नहीं होने के कारण फिर ऑक्सीजन पानी में नहीं मिल पाता है, जिसके कारण ऑक्सीजन का लेवल पानी में डिप्लीट होने लगता है। फिर फोर्थ है डिकम्पोजिशन, फर्दर डिप्लीट्स ऑक्सीजन। अब एक तो पानी में ऐसे ही ऑक्सीजन की मात्रा घटी हुई है, उसके बाद जब डिकम्पोजिशन इनका होता है, जो एल्गी है और जो अलग नीचे जो प्लांट्स हैं वो भी अगर सनलाइट नहीं मिल रहा है, फोटोसिंथेसिस नहीं हो पा रहा है, तो वो भी डेड होना चालू हो जाते हैं और उनका फिर डीके होने लगता है। और डीके होने से देखा था ये ऑर्गेनिक मैटर है तो इनका बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जब बढ़ता है डीके होने से तो डिजॉल्व ऑक्सीजन जो है और घट जाता है। तो और घटने से क्या होता है, वाटर में जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है वो बहुत ही कम हो जाता है और उसके बाद क्या होता है, डेथ ऑफ द इकोसिस्टम। जब ऑक्सीजन लेवल इतना नीचे चला जाता है कि वहाँ पर लाइफ भी पॉसिबल नहीं हो पाती है और फिश और अदर इक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं वो मरने लगते हैं, तो फिर ये डेथ ऑफ द इकोसिस्टम होता है। तो ये पूरा यूट्रोफिकेशन का प्रोसेस होता है, एक साइकिल होता है, तो ये हमको समझना ज़रूरी था। नेक्स्ट, ये रेड टाइड क्या होता है? तो रेड टाइड इज़ ए कॉमन टर्म फॉर हार्मफुल एल्गल ब्लूम। तो यूट्रोफिकेशन का ही एक टाइप होता है जो कि हार्मफुल एल्गल ब्लूम जो होता है उसको हम रेड टाइड भी बोलते हैं। जनरली ये कोस्टल एरिया में होता है
और इस फिनोमेना में क्या होता है, एल्गल कॉलोनीज जो हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल एकदम बढ़ जाती हैं और हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ये जो लोकल इकोसिस्टम होता है उसको देती हैं, और ये जनरली टॉक्सिक होती हैं शेलफिश और अदर मरीन एनिमल्स को। तो ये हार्मफुल एल्गल ब्लूम को हम रेड टाइड कहते हैं। रेड टाइड जो टर्म है वो थोड़ा मिसनोमर है, ये ना तो टाइड से रिलेटेड है ना ही रेड से रिलेटेड है। एल्गी जिस कलर का होगा उस कलर का एल्गल ब्लूम होगा, कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा रेड ही हो। हाँ, रेड एल्गी होगा तो रेड एल्गल ब्लूम भी होता है, और ये टाइड से इसका कोई लेना देना नहीं है। कोस्टल एरिया में भले होता है ये ज़्यादा, लेकिन ये कोई रिलेशन नहीं है, इससे कंफ्यूज होने का ज़रूरत नहीं है। रेड टाइड मतलब हार्मफुल एल्गल ब्लूम होता है, एक तरह का यूट्रोफिकेशन ही होता है और टॉक्सिक हो जाता है शेलफिश और अदर एनिमल्स के लिए। नेक्स्ट है इम्पैक्ट्स ऑफ यूट्रोफिकेशन। तो देखिए, एक हेल्दी इकोसिस्टम है, एक यूट्रोफिक इकोसिस्टम है। इसमें हम देख सकते हैं जो न्यूट्रिएंट्स की मात्रा है यहाँ पे कम है। यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये सब की मात्रा ज़्यादा है। उससे हमने जस्ट अभी पहले देखा था कि क्लीन इन्वायरमेंट में सब कुछ इकोसिस्टम बहुत अच्छे से बैलेंस्ड है, और यूट्रोफिक सिस्टम में केमिकल्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं, और यूट्रोफिक होने से आपके हार्मफुल एल्गल ब्लूम हुआ होगा, जिसके कारण कि यहाँ पर डेथ ऑफ इकोसिस्टम हो गया है, और फिशेस, शेलफिश, ये सब कुछ भी यहाँ पे नहीं मिलेगा। यूट्रोफिकेशन थ्रेटन करता है सर्वाइवल ऑफ फिश एंड अदर एक्वेटिक लाइफ फॉर्म्स को, वाटर का क्वालिटी को डिटेरिएट करता है, और सेफ एक्सेस टू ड्रिंकिंग वाटर को लिमिट करता है, क्योंकि वाटर जो है वो सेफ ड्रिंकिंग वाटर नहीं रहता है, उसमें बहुत सारे केमिकल्स, हार्मफुल केमिकल्स मिल चुके हैं, और ऊपर से वहाँ पर डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन भी बहुत कम होता है। पॉइजनिंग एंड इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ, तो हमने देखा कि वहाँ पर केमिकल्स बहुत मिले होते हैं एक तो, और दूसरा उसमें डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन भी नहीं होता है, इसलिए ये पॉइजनिंग इफेक्ट बहुत क्रिएट कर सकता है, और ह्यूमन हेल्थ पे बहुत ज़्यादा ही ये इफ़ेक्ट कर सकता है। इंडेंजर्स फिशिंग, तो फिशेस नहीं रहेंगे तो फिशिंग को भी इंडेंजर करेगा, और रिक्रिएशनल अपॉर्चुनिटीज़ को भी डिग्रेड करता है। वहाँ पर कुछ भी जैसे फिशिंग हो गया या बोटिंग हो गया, ये सब भी होना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे एक बहुत ही डेड इकोसिस्टम होता है और हार्मफुल केमिकल्स का रिसाव होते रहता है, जो कि रिक्रिएशनल अपॉर्चुनिटीज़ के लिए अच्छा नहीं होता है। नेक्स्ट, डेड जोन्स के बारे में देखेंगे। तो डेड जोन्स वही रीजन्स होते हैं जहाँ पे ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बहुत कम होता है। तो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम होने के कारण क्या होता है कि वहाँ पे एनिमल सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, और ये मरीन इकोसिस्टम और फ्रेश इकोसिस्टम दोनों जगह हो सकता है। और ये जो कंडीशन ऑफ जो ऑक्सीजन डिफिशियंसी है, इसको हाइपोक्सिया बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जहाँ पे एकदम किसी तरह का लाइफ फॉर्म नहीं एग्जिस्ट करता है वाटर में, उसको डेड जोन्स कहते हैं। और जस्ट हमने जो अभी यूट्रोफिकेशन में देखा था वही प्रोसेस इसका भी होता है। न्यूट्रिएंट रिच वाटर फ्लो होता है, उसके बाद एल्गी ग्रो होते हैं, फिर वो डाई करते हैं, उसमें जू प्लैंक्टन्स एल्गी को ईट करते हैं, और फिर बैक्टीरिया जो है उसको फिर डिकम्पोज करता है। लेकिन वो फिर डिकम्पोज करने से क्या होता है कि ऑक्सीजन, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ऑक्सीजन डिमांड बढ़ने से जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है वो बहुत कम हो जाता है, और इतना कम हो जाता है कि मरीन लाइफ जो है या तो भाग जाती है या तो डेड हो जाती है। तो ये डेड जोन्स कहा जाता है। तो ये हम समझ सकते हैं कि ये एग्रीकल्चरल रन ऑफ से जो केमिकल्स इसमें या जो न्यूट्रिएंट्स इसमें गए होंगे, वहाँ पर उस एरिया में यूट्रिफिकेशन जैसा कुछ हुआ होगा, जो कि वहाँ पर अल्टीमेटली डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन को कम किया होगा, और वो फिर डेड जोन्स में कन्वर्ट हुए होंगे। अब हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते हैं इन टॉपिक से रिलेटेड। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हैवी सैंड माइनिंग इन रिवर बेड्स? फर्स्ट, decreased salinity in river. Second, pollution of groundwater. Third, lowering of water table. Select the correct answer using the code given below. तो हैवी सैंड माइनिंग जब होता है रिवर बेड में, तो सैलिनिटी जो है वो डिक्रीज नहीं होता है, वो इंक्रीज होता है। पॉल्यूशन ऑफ ग्राउंड वाटर, ये सही है। लोअरिंग ऑफ वाटर टेबल, ये भी सही है। तो इसलिए इसका आंसर होगा बी, 2 and 3 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Biological oxygen demand is a standard criterion for A. Measuring oxygen level in blood,
B. Computing oxygen levels in forest ecosystem. C. Pollution assay in aquatic ecosystems. D. Assessing oxygen levels in high altitude regions. तो इसका आंसर होगा C. Pollution assay in aquatic ecosystems. तो हमने यहाँ पर अभी वाटर पोल्यूशन के बारे में देखा और यूट्रोफिकेशन के बारे में देखा। नेक्स्ट क्लास में हम आगे और वाटर पोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब यूपीएससी प्रेप वर्ल्ड।